बढ़िया है सर। मस्त सर। कैसी चल रही तैयारी? मस्त चल कैसी रही चल है। रही तैयारी? ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है। जी रिवीजन सर। हो गया? जी। रिवीजन रिवीजन हो गया? बोलिए। रिवीजन हो गया आप लोगों का? जी सर। हाँ सर, हो गया। पूछें? हाँ, पूछिए सर। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं किससे? नीरज जी से। नीरज जी हाँ बताइए। सर, पता था सर। पता था? क्या पता था? हम ही शुरू होगा सर, कहे कि हम रिवीजन में नहीं बोले थे कि रिवीजन किए। क्यों रिवीजन नहीं किए? कहते सर, बोले नहीं थे कल जाएंगे, उसी में रह गए। ससुराल में मछली तोड़ रहे हैं? नहीं, हैं? आ गए सर। आ गए सर आज। आ गए? हाँ सर। क्यों, ससुराल में खातिरदारी नहीं हुई क्या? भागा जल्दी? वहां तो फिर सर क्लास छूट रहा था। अच्छा, चलिए। संदीप कुमार। संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर। रिवीजन हो गया? चलिए, हाँ सर, मैंने किया था रिवीजन। तो हमें ये बताइए कि वर्तमान में समाजवाद को लेकर, 90 के दशक के बाद समाजवाद को लेकर क्या चर्चा है? 90 के दशक के बाद समाजवाद को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है? सर, नब्बे नब्बे के बाद सर। हाँ हाँ। सर, जब 90 से पहले सर पूरी तरह से मतलब जनता के जो जरूरत हो उनके अनुसार कानून बनते थे। और 90 के बाद जो है ग्लोबलाइजेशन वगैरह जो आए हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इससे सर आर्थिक पक्ष मजबूत करने पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है। और इससे लोक कल्याणकारी कार्य को थोड़ा कम करके जनता में उनके मतलब लिविंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए सशक्तिकरण का, जनता के सशक्तिकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लोगों के सशक्तिकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे? जैसे सर बहुत सारे सर उपकरण डाले गए हैं लोगों के। अभी नया नहीं ले सकते हैं सर। युवा युवा के विकास के लिए बहुत सारे योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, युवा सशक्तिकरण के लिए। डिजिटल गांव में सर डिजिटल की पढ़ाई वगैरह व्यवस्था करवाई जा रही है, डिजिटल सीखने के लिए लोगों को। हो गया? और सर बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है सर। गाँव में या फिर छोटे छोटे शहरों में सभी जगह छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट सहायता राशि भी दे रही है। जैसे कि 5 लेडीज लोगों को भी सर सहायता राशि दिया जा रहा है। 4-5 का ग्रुप बना करके या 10 का ग्रुप बना करके कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए उन लोगों को सब्सिडी और पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं, तो लोन मुहैया वगैरह करवाया जा रहा है। ये सब सर इसी का एक तरह से प्रभाव देखा जा सकता है कि सशक्तिकरण का ही एक आगे बढ़ने का एक रूप है। अच्छा,
एसएस क्लासेस, एसएस क्लासेस। यस सर। चलिए, प्रस्तावना का हाँ सर महत्व बोलिए। बताइए। प्रस्तावना का महत्व बताइए। संविधान जो हमारा संविधान जो हमारे संविधान में जो दिया गया है, उस संविधान के अनुसार जो प्रस्तावना था उसी के अनुसार संविधान में घोषित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर मान लेते कि अधिकार में 3 तरह का अधिकार दिया गया है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। अगर उसमें किसी को परेशानी हो रही है राजनीति के तौर पर, तो राजनीति के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में मांग कर सकता है। और प्रस्तावना की स्टार्टिंग में तो अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हिसाब से उन्होंने प्रस्तावना को आत्मा कहा था। प्रस्तावना को अच्छा, ठीक है। हाँ, अम्बेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा कहा, ठीक है, आगे। प्रस्तावना आत्मा कहा था। उस पर बात करते हैं कि प्रस्तावना सबसे पहले जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिया था। अच्छा, तो ये महत्व हो और गया इसकी उसका। जो भाषा अमेरिका से लिया भाई, इतना बड़ा शक्तिशाली देश है तो उससे लिया, तो महत्व तो होना चाहिए उसका। उसमें जो प्रस्तावना है कि उसमें जो कि हम लोग को 5 तरह की व्यवस्था दी गई है, जो कि पार्टी अभिव्यक्ति, बनाने के लिए, उपासना, धर्म और क्या सर? पार्टी बनाने के लिए 5 तरह की व्यवस्था की गई है। नहीं सर, पार्टी बनाने की नहीं। तब किस लिए 5 तरह की व्यवस्थाएं की गई है? जैसे कोई अपने धर्म के जो उत्थान चाहता है तो अपने धर्म के उत्थान करता है, उसके लिए कोई रोक दिया हुआ है, प्रस्तावना में निहित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रीति, जी सर। प्रस्तावना का महत्व बताइए। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग हैं तो हो गया, अब आपका टाइम खत्म हो गया। अब माइक ऑफ कीजिए आप। सर, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना ऐसी चीज़ है जो कि जो भी अगर इन फ्यूचर में क्योंकि परिवर्तन तो हमेशा होती रहती है, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे चीज़ जो हमें संविधान में नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट उसे प्रस्तावना के थ्रू उसका व्याख्या करेगा। साथ ही प्रस्तावना में बहुत ऐसे सारे शब्द हैं जैसे कि संप्रभुता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, बहुत सारे ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो कि हमारे संविधान को या फिर हमारे जो कि हमारे संविधान की विशेषता बनकर उभरती है। तो प्रस्तावना संविधान का एक कुंजी टाइप का हो गया जिसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं सर। अच्छा, और कुछ? नहीं सर। चलिए, अच्छी बात। एके मिश्रा, एके मिश्रा। जी सर। चलिए, आप बताइए तो महत्व। वेरी गुड। महत्व बताइए प्रस्तावना का। एक प्रस्तावना जो है सर हमारे पूरे संविधान का एक सार कह सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है सर।
और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था सर। अच्छा और प्रस्तावना की भाषा हम भारत के लोग यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा और प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी संविधान का भाग नहीं है सर। अच्छा और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त जो सत्य है सर, उसका केंद्र बिंदु हम भारत की जनता है सर। अच्छा यही है सर थोड़ा। यही है थोड़ा। और इसका महत्व कौन बताएंगे? प्रस्तावना का महत्व कौन बताएंगे? यस सर, हम बोले हैं। हाँ पूजा बताइए पूजा। यस सर। जैसे मतलब बोलिए। संविधान और न्यायालय में भी सर देखा जाए कि वहाँ पे जो निर्णय लिया जाता है वो प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रस्तावना के द्वारा न्यायालय में निर्णय लिया जाता है, ठीक है। जी जी। और कुछ मैं किया बोलूं? जाता है? और कुछ किया जाता है पूजा? हाँ शशि भूषण बताइए। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रस्तावना भारतीय संविधान की बोलिए। भूमिका है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका है जिसमें संविधान के आदर्शों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रस्ताव और संविधान के लागू होने का आदि वर्णन है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव का भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में प्रस्ताव के उद्देशिका कहकर संबोधित करते हैं। इतना ही सर। अच्छा, इतना ही महत्व। सर कुछ बोले? हाँ बोलिए, बोलिए सर संगीता। सबसे पहले तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। उसके बाद उसमें ये कहा गया कि भारत के स्वरूप की क्या विशेषता है, भारत कैसा, मतलब हमारा एक राष्ट्र या राज्य है, इसकी विशेषता का वर्णन प्रस्तावना के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है इसका प्रभुता संपन्न है। ये किसी भी इस बाह्य और आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार किसी और देश पे निर्भर नहीं है, स्वच्छ है कि ये किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। दूसरा ये है कि ये समाजवाद, भारत ने समाजवाद को अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी उत्पादन के जो भी प्रमुख साधन है उस पे सिर्फ सरकारी नियंत्रण ही नहीं होगा, बल्कि समानता और मतलब दोनों का होगा, कम या अधिक लोगों का और सरकार दोनों का ही नियंत्रण होगा। और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष का भी इसमें करता है प्रस्तावना में, जो इसका अपना एक विशेष महत्व है कि जो भारत राज्य है या वो किसी भी प्रकार के किसी राष्ट्र को बढ़ावा नहीं देगा, उसके लिए सभी धर्म एक सामान्य है और वो सभी धर्मों को क्या कहते हैं उसको एक भाव से समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा।
उसके बाद बोलता है कि गणतांत्रिक है। प्रस्तावना में ही उल्लेख मिलता है कि जो कुछ भी है ये सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता में ही निहित होगी। इसके बाद प्रस्तावना के अनुसार 3 प्रकार के जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के भी है विवेचना प्राप्त होती है कि सामाजिक रूप से अगर सभी वर्गों को एक तरह से हम देखें और आर्थिक रूप से तो राजनीतिक न्याय की भी प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद प्रस्तावना हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी देता है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ये स्वतंत्रता भी हमें प्रदान करता है। इसके अलावा ये हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देता है कि सभी व्यक्तियों की अपनी गरिमा होती है और उसमें किसी भी प्रकार की जाति, वंश, जन्म, क्षेत्र आदि के आधार पे, भाषा आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके नजर में जो भी भारत की जनता है सभी एक समान है। उसके बाद प्रस्तावना राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हुए उसकी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व की जो भावना है, भाईचारे की भी भावना को स्थापित करता है। और सर इतना ही है। ऐसे में कैसे काम चलेगा बताइए? ऐसी तैयारी का क्या फायदा है कि बंदा सामने वाला 2-2 घंटे चिल्ला के बोलता है, समझाता है, बार बार पूछता है, अगर कुछ बातें समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। मैं बोलूं सर? बोलिए। भारतीय संविधान जिन विषयों पर मौन है उसको प्रस्तावना से ही क्लियर किया जाता है उसको सर। और जो हमारी न्यायालय है, संविधान के बाद जो बातें बचती है और वैसे मुद्दे उनके पास आती है तो प्रस्तावना से ही उसका निर्णय किया जाता है। हो गया? हाँ सर। यही 2 महत्व है। सर मैं बोलूँ सर? सर हाँ, मैं बोलिए। बताऊं? सर एक प्रस्तावना का सर बहुत ही बड़ा महत्व है सर हमारे ये। सबसे पहला तो ये है कि प्रस्तावना यह बताता है हमें ये बताता है कि जो भारत का संविधान है उसका स्रोत क्या है। ये प्रस्तावना का जो प्रथम वर्ड है हम भारत के लोग, इससे यह पता चलता है कि प्रस्तावना का जो स्रोत है वो पूरा भारत की जनता में निहित है और पूरा भारत का जो जनता है वही संविधान का स्रोत है और संप्रभुता का जो केंद्र है वह भारत का जनता ही है। दूसरा बात है सर कि संविधान यह बताता है कि प्रस्तावना यह बताता है कि संविधान लागू कब हुआ है, जो कि वह बताता है कि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। और तीसरा बात है सर कि प्रस्तावना है जो भी हमारे संविधान निर्माता हैं, जो भी उनको बनाए हैं, उनके आदर्श, उनके विचार क्या थे और किस उनका लक्ष्य क्या है वो प्रस्तावना में झलकता है। प्रस्तावना बताता है कि उनका लक्ष्य क्या था, वो तो बताता है कि जैसे कि हमारे जो संविधान निर्माता है वह समता, भारत के जनता में समता देना चाहते थे, स्वतंत्रता देना चाहते थे और सामाजिक आर्थिक न्याय देना चाहते थे, राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहते थे। तो ये सब प्रस्तावना से हमें मालूम होता है सर। जैसे कि जब समता की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में समता को दिया गया है, समता को डिटेल दिया गया है। जो प्रस्तावना हमें बताता है कि उनके लक्ष्य क्या थे वो सारी बातें बताता है।
डीपीएससी में सर आर्थिक और सामाजिक न्याय के विचारों को विचार मिलते हैं जो हमारे संविधान निर्माता ने लक्ष्य रखा था। और सर हमें यह पता चलता है कि अगर कहीं से संविधान मौन है, नहीं पता चल रहा है, तो फिर वो प्रस्तावना से हमें पता चलेगा कि क्या करना है। हो गया। संविधान निर्माता के जो लक्ष्य हैं सर, उनमें एक जैसे कि संप्रभुता, बंधुता, सामाजिक जनराज, ये सब का भी वर्णन जो होता है वह प्रस्तावना भी बताता है। चलिए, हो गया। कितने लोगों ने नोट्स को पढ़ा है, क्लास नोट्स को? हाँ सर, पढ़े हैं सर। पढ़े हैं। बस 2 लोगों ने पढ़ा है। हम भी सर पढ़े हैं सर। क्या प्रस्तावना का महत्व इसमें इसी तरीके से वर्णित था जैसा आप लोगों ने बताया है? नहीं सर, मैं बता आप लोगों ने जिस तरीके से बताया है महत्व को, 2-2 लाइन 3-3 लाइन, या जो भी चीजें आप लोगों ने बताई है, क्या इसी तरीके से वर्णित है उसमें? सर, हम बताएं? पहले आपको मौका दिया गया था ना। नहीं सर, हमें कहाँ। अच्छा, आप मौका नहीं दिया गया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेगा मौका। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी तैयारी का क्या फायदा है? 4 लाइन बोल नहीं पाते हैं आप लोग। सामने वाला बंदा इतना मेहनत करके आपको बताता है, हर चीज रिसर्च करता है, फिर आपके सामने आता है और उसके प्रतिफल ये मिलता है, ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है। तो ऐसी तैयारी का क्या फायदा है, ये बताइए। इससे क्या लगता है आपको, यूपीएससी में आप चयनित हो जाएंगे? ऐसी जो अप्रोच है, एटीट्यूड है आप लोगों का, इससे क्या आपको लगता है कि अंतिम रूप से सफलता मिल जाएगी? किन किन लोगों को लगता है कि वर्तमान जो तैयारी का लेवल है आप लोगों का, जो नजरिया है तैयारी करने का, इससे आप लोग अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे? जबकि आपको पता है कि पहले से ही कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे अब स्टेट पीसीएस में आ रहे हैं। आपको ये पता है कि अब क्या है, यूपीएससी का खार खाया हुआ बंदा जो है अब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है और स्टेट पीसीएस में आपको प्रतिस्पर्धा दे रहा है। ऐसे धुरंधरों से आपको पार पाना अगर है तो आपको उसके लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी ना। उसके लेवल की तैयारी कर इस नजरिए से तो हो नहीं सकता। जो यूपीएससी की तैयारी पहले से ही हर चीज उससे आप प्रतिस्पर्धा ऐसी तैयारी से। बोलिए। फंडामेंटल राइट में किन किन लोगों ने काम किया है? सर फंडामेंटल राइट बुक से पढ़ा था सर मैंने। उसको पेन डाउन कौन करेगा? फंडामेंटल राइट जो विभिन्न है उसको पेन डाउन कौन करेगा? सर वो नोट्स का वेट कर रहा था सर मैं। नोट्स में देखिए, नोट्स की अपनी सीमाएं है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स के चक्कर में रहते हैं। पहले से थोड़ा सा नोट्स का इस्तेमाल वहां कीजिए। अब जो फैक्चुअल चीजें हैं उसके लिए नोट्स की क्या आवश्यकता है?
ये पहले बताइए कि अगर 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं और 6 मौलिक अधिकार में क्या क्या है, उसके क्या क्या प्रोविजन है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे ना। इसमें नोट्स की क्या आवश्यकता है? हाँ सर, उतना पेन डाउन किए हैं सर। जहां पे व्याख्या वाला पोर्शन है, जहां पे विश्लेषण वाला पोर्शन है, वहां पर क्लास की आवश्यकता हो जाती है ना, वहां पे नोट्स की आवश्यकता हो जाती है ना। मेरा क्या है, हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे ना। लॉस तो आपको होने वाला है कि आपको चीजें इन हैंड नहीं होंगी, तो फिर परेशानियां होंगी, आंसर राइटिंग फॉर्म में परेशानियां होंगी, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में परेशानियां होंगी, क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है, क्या कह रहा है, उसके संदर्भ में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो ये सब चीजें अभी दूर कर लीजिएगा ना। तो क्लास के साथ चलने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि फिर धीरे धीरे क्या होगा, बर्डन बढ़ता जाएगा, बोझ बढ़ता जाएगा, और चीजें फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन का समय आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, रेडी टू ईट की बात करेंगे। कहीं से हमें क्या हो, कट पेस्ट मिल जाए, हम उसको किसी तरीके से रट के एग्जाम में उगल दे जाके। बातें समझ गए? तो ऐसी तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि घर पे जाके खेती कीजिए, हल चलाइए, ठीक है, या जिस पोस्ट पे पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वहीं पे आराम से उसको मस्ती कीजिए वहां। अगर सिविल सर्विसेज में आना है तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करना होगा। जैसे गुलाम की तरह अगर मेहनत कीजिएगा तभी राजा की तरह जिएगा। जैसा कि अभी गिरमिटिया प्रथा के थ्रू क्या हुआ था, जितने भी भारतीय गिरमिटिया प्रथा के थ्रू गए थे मॉरिशस में, सूरीनाम में, और वहां पे अभी क्या है, वो लोग राजा की तरह जिए। तो गुलामों की तरह मेहनत कीजिए तभी राजा की तरह जी पाइएगा। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? सर मूल अधिकार पे। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कहाँ थे हम लोग? सर मूल अधिकार पे। मौलिक अधिकार में थे। क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार क्या है? सर संविधान द्वारा जिसके आधार पर नागरिकों को बेहतर जीवन जीने की अधिकार मिलता है, मौलिक अधिकार है, जिससे वे अपने सर वैसे अधिकार विकास कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। वैसे अधिकार जो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त की गई है सर, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, यही सब। बच्चे अभी फंडामेंटल राइट परसों पढ़ाया है, क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट क्या है, बताइए। संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार जो बेटी के विकास के लिए आवश्यक है, ये संविधान ने बेटी के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य है, इसलिए संविधान से हमें प्रदान किया है। क्या है, नकारात्मक है, सकारात्मक है? हाँ, ये राज्य के लिए ये राज्य के विरुद्ध दिया गया अधिकार, लेकिन व्यक्ति के लिए सकारात्मक है। ये सब सारी चीज तो आपको बताया हुआ है ना, फिर यहाँ पे क्यों नहीं बोलते हैं? मेंस में तो बोलना चाहिए ना। देखो पहली बात है कि ये भूल जाओ कि आप गलत बोलोगे तो डांट खाओगे, है ना। डांट आपको बुरा लगने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुधार लाने के लिए किया जाता है।
ओके, तो एक्सप्रेस कीजिए, है ना, हाउ टू थिंक, हाउ टू राइट, है ना, ये दो चीजें करना है ना। तो जो सर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप सोचिए, बोलिए, तो डरना नहीं है ना, और अपनी बातों को रखिए। चलिए बताइए फंडामेंटल राइट क्या है। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति गरिमा को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं सर। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना ही सर। चलिए, वेरी गुड। तो आज की जो परिचर्चा है हमारी, वो मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई। प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार इसे क्यों कहते हैं, और मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो कहा गया कि यह क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से संबंधित, यानी कि ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के तानाशाही प्रवृत्ति से, राज्य की असीमित शक्ति से आपको क्या करता है, सुरक्षित रखता है, आपको बचाता है। ये मूल इसीलिए भी है कि इसे क्या किया गया है, संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई और इसे सुरक्षा प्रदान की गई। और इस गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी है, यह जिम्मेदारी दी है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को दी। ये मूल इसीलिए भी है कि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जिसमें हम बात करते हैं इसके भौतिक विकास की बात करते हैं, उसके बौद्धिक विकास की बात करते हैं, उसके नैतिक विकास की बात करते हैं, उसके आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के मूल में क्या है, मौलिक अधिकार। इस कारण से इसे मूल अधिकार कहते हैं। यानी मैंने 4-5 बातें यहाँ पे स्पष्ट की। पहली बात कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है, राज्य के तानाशाही प्रवृत्ति से नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मैं आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जाऊं, वहां पे आपने देखा होगा कि एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, और रॉलेट एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था, आपके स्वतंत्र की सरकार जब चाहे आपको क्या कर सकती है, जारी करना हो तो उसे वो कारण बताने क्या कर सकते हैं, कानूनी उपाय कर सकते हैं। यानी कि नो अपील, नो वकील और नो दलील वाली जो बातें थी, वो क्या था, आपके नागरिक अधिकारों के, आपके नागरिक स्वतंत्रता पर क्या था, एक काला धब्बा। और इस कारण से संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को समझा और फिर इससे नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने की बात की कि ऐसे जो तानाशाही प्रवृत्ति है राज्यों की, उससे नागरिकों के अधिकारों की, उसके गरिमापूर्ण जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। कि जब आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप
न्यायालय की शरण ले सकते हैं इसको क्रियान्वित करने के लिए। हमने कहा कि यह मूल इसलिए भी है कि यह व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए से जुड़ा हुआ है। और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है कि आपका भौतिक विकास होना चाहिए, आपका बौद्धिक विकास होना चाहिए, आपका नैतिक विकास होना चाहिए, आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इस कारण से हमने कहा कि भारतीय संविधान ने इसे मूल अधिकार कहा है। बात स्पष्ट हुई? बात स्पष्ट हुई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जो संविधान के द्वारा 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है उसको संक्षेप में यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिएगा। जो संवैधानिक प्रोविजन है उसे यहाँ पर टर्न डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लिखवाने के लिए मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन चीजें क्या है, जब आप खुद से एफर्ट करते हैं ना तो चीजें क्या होती है, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलती है, कुछ नई बातें पता चलती, और टर्न डाउन करने से क्या होता है, चीजें याद भी होती। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, जो आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा आर्टिकल 12 से 35 में, उसका यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पेन डाउन कर लेंगे। हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार कहने के पीछे क्या कारण है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो हमने कहा इसकी विशेषता यह है कि यह कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त, यानी कि जो भारतीय नागरिक होने के साथ साथ जो विदेशी नागरिक हैं उसे भी प्राप्त। जब हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार पर की चर्चा करते हैं तो इसमें आता है आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जाति के आधार पर आपसे क्या होगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही जो समाज का वंचित तबका है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष प्रोविजन कर सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 16 क्या कहता है, अवसर की समता की बात करता है, और इसी पर यहाँ पे क्या है, अवसर की समता के क्रम में जो समाज का वंचित तबका है जिसमें क्या है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, इसको आरक्षण जैसे सकारात्मक संरक्षण की बात की गई है, और आरक्षण के माध्यम से हम इन्हें सार्वजनिक जो अवसर हैं वहां पर इनके नियोजन के लिए पर्याप्त स्पेस उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 19 की बात करते, जहां पे क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, और यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। आर्टिकल बात करते हैं जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर है, अभी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त। इसके अलावा देखिए तो अन्य भी अधिकार हैं, वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ जितने भी विदेशी नागरिक हैं उसे भी प्राप्त। जैसे बात करते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है,
इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और यह भारतीय नागरिक होने के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त। आर्टिकल 20-21 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, जहां पर क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार पूर्ण जीवन आर्टिकल 21 कहता है, और यह सभी नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त। शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त। तो कहने का मतलब संविधान में अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उपचार का जो अधिकार है वो सभी नागरिकों को प्राप्त, सभी विदेशियों को भी प्राप्त। तो इस कारण से कहा गया कि इसकी मूलभूत विशेषताओं को अगर देखें तो पहला कि यह भारतीय नागरिक होने के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त। दूसरा कहा गया कि इसे संविधान के द्वारा क्या है, गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है उस परिस्थिति में आप इसको क्रियान्वित करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते, और न्यायालय आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने के लिए बाध्य है। तीसरी बात देखें तो हमने कहा कि यह असीमित नहीं। असीमित नहीं कहने का मतलब है कि राज्य क्या कर सकता है, आपके मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है या आपके मूलभूत अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कहने का मतलब यह है कि राज्य के पास यह अधिकार है कि वो संशोधन के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है या बढ़ोतरी कर सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जहां सीमित करने की बातें हैं उसमें संपत्ति के अधिकार को देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, उसे आपका संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बढ़ोतरी के संदर्भ में अगर देखें तो आर्टिकल 21A की बात कर सकते हैं, जहां पर शिक्षा के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार माना गया। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं कि राज्य क्या कर सकता है, आपके मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और इस क्रम में हम देखिए तो बात करते हैं आपातकालीन परिस्थितियों। जब भारत क्या होगा, युद्ध जैसी आपदा से अभिशप्त होगा तो उस समय आपके मौलिक अधिकार को राज्य क्या कर सकती है, सीमित कर सकती। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर जो बातें हैं, सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर जो बातें हैं, तो वहां पर राज्य क्या कर सकता है, आपके मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, जो आर्टिकल 19 के तहत क्या है, 19 क्लॉज 2 में वर्णित। यहां तक बात स्पष्ट हुई? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्रुप में नोट्स सेंड कर दिया है, तो वहां से आप उसे देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विशेषताओं की बात करें तो हमने कहा कि यह राज्य पर नकारात्मक दायित्व। तो कहने का मतलब क्या है, उल्लंघन करता है, आप इस न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय आपके अधिकार को सुरक्षित कर सकती है। फिर हमने कहा कि यह क्या है, मूल ढांचे का पार्ट,
मूल ढांचे का पार्ट कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 32 के संदर्भ में कि आर्टिकल 32 के तहत जो 5 अधिकार दिए गए हैं रिट जारी करने का न्यायालय को, ये क्या है, मूलभूत ढांचे का पार्ट है और इसमें सरकार या संसद के द्वारा किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जो छठा अधिकार है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये मूलभूत यानी कि संविधान की मूलभूत विशेषताओं में शामिल है और अन्य अधिकार में सरकार संशोधन कर सकती है, कमी वृद्धि कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत बढ़ने अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन सरकार नहीं कर सकती। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसके मौलिक अधिकारों पर आर्टिकल 33 और 34 के तहत प्रतिबंध की बात। आर्टिकल 33 कहता है कि जो पुलिस बल है, सशस्त्र सेना बल है और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके मौलिक अधिकार पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, उसको सीमित कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। तो आर्टिकल 33 में क्या है, पुलिस बल है, सुरक्षा बल है, कर्मचारी है, से आपका जो रॉ एजेंट है, आईवी एजेंट है, इन सबों के अधिकारों पर तो लेकर बातें की हुई। इसके अलावा आर्टिकल 34 में जब बात कही गई है वो क्या है, मार्शल लॉ से संबंधित, यानी कि जहां पर क्या हो, सरकार के द्वारा सैन्य कानून को लागू करने की बातें हो और वहां पर आपसपा का क्रियान्वयन हुआ हो, तो वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार को हम सीमित कर सकते। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में उसकी विशेषताओं की हमने कहा कि यह क्या है, संविधान के द्वारा सुरक्षा, गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं। हमने दूसरी बात बताया कि यह असीमित नहीं, यानी कि राज्य क्या कर सकता है, आपके मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है और इसके संदर्भ में हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात की, जहां पर क्या है, राष्ट्र की एकता का, अखंडता को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर या फिर विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर हम क्या करते हैं, तो आपके अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाते हैं। फिर हमने कहा कि यह राज्य पर नकारात्मक दायित्व है और राज्य के तानाशाही प्रवृत्ति से आपका संरक्षण प्रदान करता है, व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करता है। हमने कहा कि यह मौलिक अधिकार क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 और 226 के तहत न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए बाध्य है, अर्थात यह न्यायोचित। हमने कहा कि यह अस्थायी प्रवृत्ति का नहीं, और अस्थायी प्रवृत्ति नहीं कहने का मतलब क्या है कि राज्य इसमें कमी या वृद्धि कर सकती है, यानी राज्य के पास इसको लेकर संशोधन का अधिकार है और संसद विशेष बहुमत से आपके मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। और इसी क्रम में हमने कहा कि संशोधन 1 की बात कर सकते हैं, संशोधन 25 की बात कर सकते हैं, संशोधन 42 की बात कर सकते हैं, संशोधन 44 की बात कर सकते हैं, संशोधन 89 की बात कर सकते हैं, जहां पे क्या किया गया है, आपके संपत्ति के अधिकार को क्रमिक रूप से किया और आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया। फिर हमने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को राज्य क्या कर सकता है,
निलंबित कर सकता है। और साथ ही साथ हमने आर्टिकल 33 और 34 की बात की, जहां पर हमने कहा कि जो सशस्त्र बल है, पुलिस है और हमारा स्पाई एजेंट है, इन सबों के अधिकारों को लेकर बातें स्पष्ट की गई है और कहा गया है कि इनके मौलिक अधिकार को राज्य सीमित कर सकता है। वहीं 34 में हमने कहा कि मार्शल लॉ की बातें हैं और जहां पर सैन्य शासन लागू होगा वहां पर भी मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। तो ये सभी हमने कहा कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं। बातें स्पष्ट हो गई? सर ये मार्शल लॉ में कौन सा आर्टिकल बताए थे? आर्टिकल 34। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? विशेषताएं स्पष्ट हो गई मौलिक अधिकार की? सर जैसे ये नकारात्मक विशेषता है तो इसको किस टाइप से देखेंगे, इसको जरा सर फिर से समझा दीजिए। नकारात्मक कहने का मतलब क्या है? कि नकारात्मक कहने का मतलब यह है कि जब राज्य पर क्या हो, दायित्व बढ़ जाए, राज्य के अधिकारों को जहां तक क्या है सीमित करने की बात, तो ये चीजें नकारात्मक संदर्भों में आती हैं कि राज्य की मनमानेपन से आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने की बातें। बातें स्पष्ट हुई पूजा? जी सर, हो गई। चलिए, और कुछ, और कोई कंफ्यूजन है? नो सर। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी सर। चलिए, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की सीमाओं के संदर्भ। तो मौलिक अधिकार की सीमाओं के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो पहली बात यहां पर कहा गया कि मौलिक अधिकार में क्या है, व्यापक युक्तियुक्त प्रतिबंध की बात की गई। बड़े पैमाने पर आपके अधिकारों को सीमित करने की बातें कही गई। जैसे अगर हम बात करें तो हमने कहा कि आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जहां पर क्या है, राष्ट्र की एकता अखंडता को लेकर, सुरक्षा को लेकर, विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर, विदेशी जो राजनयिक हैं उसको लेकर आपके अधिकारों को सीमित किया जाता है। यहाँ पर राज्य आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी जो मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप से आपके अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है उसको राज्य सीमित कर सकता है। इसी तरीके से जब आप क्या करते हैं, हड़ताल वगैरह का आयोजन करते हैं तो वहां पर भी राज्य के पास यह अधिकार है कि सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर आपके इस अधिकार को सीमित कर सकती, उस पर प्रतिबंध लगा सकती। दूसरे वो इसके कारण क्या होता है, आप
नागरिक को नहीं पता है कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और कैसे हम इसको संरक्षित रख सकते हैं, उल्लंघन होने की स्थिति में क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार एक व्याख्या का विषय हो जाता है और व्याख्या के क्रम में न्यायालय का जो इन हैंड है वो बढ़ जाता है, यानी न्यायालय की हस्तक्षेप आपके मौलिक अधिकार में बढ़ जाता है। फिर अगर सीमाओं की बात करें तो हमने कहा कि यह मौलिक अधिकार आपके राजनीतिक न्याय की बात करता है और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, तो राज्य आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, कानून की समक्ष समता होगी, आपको राज्य के द्वारा उपलब्ध अवसर में समता होगी, आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, आपको धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र होंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। लेकिन यहाँ पर जो सीमाएं व्यक्त की गई वह यह कहा गया कि राज्य ने, संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार में सामाजिक और आर्थिक न्याय को शामिल नहीं किया। हमने कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय संबंधी जो प्रावधान है संविधान में वो कहाँ है, तो वो आपके डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जहां पर क्या कहा गया है कि राज्य अपनी सक्षमता के हिसाब से इन डीपीएसपी में के तहत वर्णित प्रावधानों को क्या करेगी, क्रियान्वित करेगी। अर्थात जब आर्टिकल 21 के तहत हम गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं तो वहां पर क्या कहा गया, आपको गरिमापूर्ण रोजगार का अधिकार नहीं दिया गया, आपको काम का अधिकार नहीं दिया गया आपको, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो परिकल्पना है वो क्या होती है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती। क्या तक बातें स्पष्ट हुई? बोलिए। जी सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। चलिए, फिर हमने कहा कि अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें, मेरी बातें स्पष्ट हो रही है ना, आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ सर। आ रही है सर। चलिए, फिर हमने कहा कि मौलिक अधिकार में क्या है, अस्थायित्व का अभाव। अस्थायित्व का अभाव कहने का मतलब क्या है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। यानी कि हमने कहा कि अगर आर्टिकल 32 को छोड़ दिया जाए, जहां पर क्या कहा गया है कि 32 क्या है, संविधान के मूलभूत ढांचे का पार्ट है, वैसी परिस्थिति में अन्य शेष अधिकार जो आपके हैं, इसमें संसद के पास यह अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती, इसमें कमी या वृद्धि कर सकती। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संविधान संशोधन 44 है, जिसके माध्यम से क्या कहा गया, तो आपके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया। इसमें क्या है, अभाव। दूसरी बात कहा गया कि आपातकालीन परिस्थिति, तो आपातकालीन परिस्थितियों में आपके मौलिक अधिकार को कितने के तहत, 359 के द्वारा
क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे अगर हम 20-21 को छोड़ दें तो क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा आर्टिकल 352 के तहत, तो वहां पर आपके मौलिक अधिकार को सीमित करने की बातें। फिर हमने कहा कि मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे बनाया गया है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायालय को बनाया गया। और न्यायालय के संदर्भ में देखिए तो न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? दिल्ली में। और ऐसी परिस्थिति में एक बंदा को अगर अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर न्यायालयी शरण लेना है, एक गांव का बुधई किसान है, तो वो बेचारा दिल्ली कैसे जाएगा? कैसे वो 1500-2000 रुपया खर्चा करके दिल्ली जाएगा, फिर कोर्ट में अपील दायर करेगा? इतना समय उसके पास है? इतना में तो वो भूखों मरने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया की जो जटिलताएं हैं, जिसके कारण संवैधानिक उपचार की जो व्यवस्था है वो आम लोगों के पहुंच से बाहर हो जाता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हमने कहा कि आम लोगों के पहुंच से बाहर है। और ऐसी परिस्थिति में जब इन लोगों का, इन समाज के अंतिम पायदान के लोगों का जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये इसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं होते। फिर हमने कहा है सर आवाज कट के आ रही है सर। हाँ सर आवाज ब्रेक हो रही है। जी सर। अच्छा अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि आर्टिकल 22 की बात करते हैं जहां पर निवारक नजरबंदी की बात है, और यह भी क्या है, आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है, और कहीं न कहीं राज्य के मनमानेपन को आधार प्रदान करता है कि राज्य 3 महीने तक क्या कर सकता है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के तहत आपके स्वतंत्रता के अधिकार को, कानून के समक्ष समता के अधिकार को सीमित कर सकता है। इसके अलावा देखिए तो कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, कई सारे अधिकार इसमें शामिल नहीं किए गए, जैसे नींद का अधिकार है, जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है। ये सब मूल रूप से क्या थे, गरिमापूर्ण जीवन के तहत इसे शामिल नहीं किया गया, यानी कि इसे न्यायिक व्याख्या पर छोड़ दिया गया कि न्यायालय अपनी व्याख्या के माध्यम से क्या करेगा, तो इस मूल अधिकार का विस्तार प्रदान करेगा। और इसी क्रम में न्यायालय ने मेनका गांधी वाद हो, LIC या अरुणा शानबाग वाद हो, नई व्याख्या किया। तो ये सब क्या अधिकार की सीमाओं में शामिल।
तो मौलिक अधिकार की सीमाओं के संदर्भ में हमने कहा कि पहली बात क्या है, तो व्यापक अपवाद का विषय है, यानी कि युक्तियुक्त प्रतिबंध की बातें की गई, और इसकी जो भाषा और प्रावधान है वो ज्यादा जटिल है और यह आम लोगों की समझ से परे है। हमने कहा कि सिर्फ यह राजनीतिक न्याय की बात करता है, आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात नहीं करता। हमने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर इसमें क्या है, अस्पष्टता का अभाव, जैसे कि लोक व्यवस्था को लेकर क्या करेगा, राज्य आपके मौलिक अधिकार पर हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं, यानी कि संविधान में जो आर्टिकल 29-30 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की परिभाषा न देना भी इसकी अस्पष्टता को बढ़ाता है। इसके अलावा हमने कहा कि जो अस्थायित्व की प्रकृति है उसका भी इसमें अभाव दिखाई देगा आपको, यानी कि राज्य के पास यह अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। फिर हमने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आम आदमी अपने संवैधानिक उपचार के अधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 22 की हमने बात की, जहां पर कहा कि राज्य निवारक निरोध के तहत आपके मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। फिर हमने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छेड़कर शेष मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती। तो ये सब क्या थे, मौलिक अधिकार की सीमाओं में शामिल है, उसके आलोचनात्मक पहलू, उसके समीक्षात्मक पहलू। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहां तक किन्हीं को? सर समीक्षा और आलोचना दोनों एक होता है सर? आज समीक्षा में देखिए, समीक्षा में दोनों पोर्शन आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार की समीक्षा की, तो मौलिक अधिकार की समीक्षा कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले मौलिक अधिकार के बारे में बताना है और फिर इसकी जो सीमाएं हैं उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? जी सर। वही जी सर। आलोचना का जब प्रश्न आता है, जब आलोचना का प्रश्न आता है, इसमें क्या होता है, आलोचना के शब्द का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप 100% मान के चले कि आपका आंसर है, तो उसमें से 40 से 50% एरियाज क्या हो जाएंगे, आपके आलोचना के हो जाएंगे। ठीक है, वही समालोचना जब आपसे पूछेगा तो समालोचना में क्या होगा, 50-50 का रेशियो होगा। यानी कि आलोचना के साथ साथ, यानी कि एक निरपेक्ष, कहते हैं हंस न्याय की जो प्रवृत्ति कहते हैं कि बेचारा क्या करता है, पानी में से दूध को छोड़ देता है और पानी पी लेता है। तो वही चीजें समालोचना में होती है कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के आपको क्या करना होता है, करनी होती है। यानी कि उससे भी आपको वर्णित करना होता है। और ठीक है, ये हो गया, समीक्षा पूछेगा, मूल्यांकन पूछेगा,
आपसे पूछेगा, परीक्षण करना पूछेगा, ठीक है। इस सब का कमोबेश समान अर्थ होता है। इसमें आपको जो बातें कही गई है, जो प्रश्न पूछा गया है जिसके बारे में, उसकी समीक्षा करनी होगी और इसमें सकारात्मक पोर्शन ज्यादा होगा और 25% 20 से 25% के आसपास उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। बात स्पष्ट हुई? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। तो अभी तक जी हम सर। लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है। फिर हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या है, ये आपको काम करना था इस पे। तीसरी बात हमने बताया कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, और चौथी बात आपको हमने बताया कि मौलिक अधिकार की सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं। पांचवी बात जो सामने आता है वो आता है महत्व के संदर्भ में, कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है। क्या महत्व है मौलिक अधिकार का, किन्हीं को पता है? मौलिक अधिकार का महत्व क्या है? एनीबॉडी एक्सप्लेन इट। मौलिक अधिकार का महत्व क्या है? सर नागरिक के संदर्भ में देखें तो अगर किसी विधि सरकार की बनाई किसी भी विधि के द्वारा अगर किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सबसे पहला तो महत्व यही हो जाएगा कि हमें संविधान के मौलिक अधिकार सेक्शन से यह मिला है कि उसके का जो हनन हो रहा है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं या फिर हाई कोर्ट के पास जाएं और हम अपना अधिकार के लिए लड़े थे। मतलब बात तो यही हो गई कि राज्य जो है राज्य पर अंकुश लगाना नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के लिए राज्य पर अंकुश लगाने ही महत्व है, सबसे बड़ा महत्व। सर इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि हमारे संविधान में दिया गया है तो राज्य उसका हनन नहीं कर सकता है, और हमारे देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं तो अधिकार जो दिया गया है तो दोनों को बराबरी दिया गया है ताकि उस पर शोषण नहीं किया जा सके, क्योंकि सदियों से उस पर शोषण होता आ रहा है, तो पहले इसमें प्रावधान कर दिया गया है और ये हमारी गारंटी भी देता है। तो यही सारे सब महत्व है इसमें। और कोई? और कोई अपने दिव्य ज्ञान से हमें प्रकाशित करेंगे? सर ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं और ये देश में विधि के शासन की स्थापना करता है। ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता छवि को बल प्रदान करता है।
मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। चलिए, तो जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो पहली बात कहता है, विशेषज्ञों के द्वारा पहली बात कही गई कि यह रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कि यह विधि के शासन को स्थापित करता है कि संविधान ने जिस तरीके से शासन से संचालन की, लोगों के अधिकारों की, सरकार के सत्ता के अधिकारों की, इन सभी के बारे में स्पष्ट प्रोविजन है और उस आधार पर विधि के शासन को स्थापित करता है। दूसरी बात कहा गया कि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षक, यानी कि आर्टिकल 19 से 22 की बात करें, जो क्या है, आपके स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। वहीं आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो इसके माध्यम से क्या, तो इसके माध्यम से व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की जो सम्मान और प्रतिष्ठा है, उसको सुनिश्चित करने की बातें हैं। तो साथ ही साथ व्यक्ति के जो लोकतंत्र के प्रति आस्था है, उसको सुनिश्चित करने में भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। वही देखें तो हमने कहा कि समाज का जो वंचित तबका है, उसके सशक्तिकरण को लेकर भी मौलिक अधिकार का महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आर्टिकल 15 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 16 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 17 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 18 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 23 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 24 की बात कर लीजिए। तो इन सब आर्टिकलों के माध्यम से क्या पता चलता है कि जो समाज का वंचित तबका है, उसके अधिकारों का, उसके नागरिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हमने संरक्षण प्रदान किया है और वो पर्याप्त स्पेस उपलब्ध करवाया है, जिसके माध्यम से वो क्या करेगा, अपने चहुमुखी विकास को, अपने लिए उपलब्ध संभावनाओं का दोहन कर पाएगा। हमने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के मन में क्या करता है, सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है और इसके प्रतिफल में हमें क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हमने आर्टिकल 19 की बात कर ली कि हम एज ए नागरिक किसी के अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हम अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे और इस क्रम में आर्टिकल 25 से 28 और 29, 30 का हमने प्रोविजन किया। तो अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षात्मक भाव जो है वो भी मौलिक अधिकार के थ्रू स्थापित होता है और उसके अपने धर्म के मानने, उसके संरक्षण करने और उसके निर्बाध फलने फूलने का अवसर उपलब्ध करवाता है। हमने कहा कि यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का भी परिचायक, कि राज्य धर्म के मामले में अपने नागरिकों से किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता और ऐसी परिस्थिति में राज्य की जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको स्थापित करने और प्रस्तावना में वर्णित बातों को क्रियान्वित करने में, उसके उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के संदर्भ में भी मौलिक अधिकार का महत्व बढ़ जाता है। फिर देखिए तो हम कि यह राज्य के निरंकुशता पर भी प्रतिबंध लगाता है। क्यों? क्योंकि राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, तो ऐसी परिस्थिति में आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालय से हैं और अपने मौलिक अधिकार को संरक्षित करवाकर
राज्य के मनमानेपन पर अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि यह नागरिक के स्तर पर समानता की बात करता है और जो किसी भी तरह का भेदभाव है उसको निर्मूल करने की बात है। यानी कि अगर किसी ने क्या किया, मर्डर किया है, तो मर्डर को लेकर एक समाज का अंतिम तबके का बुधई व्यक्ति है, उसको भी क्या होगा, इस मर्डर को लेकर दफा 302 लगेगा। और अगर मुकेश अंबानी जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसने भी अगर मर्डर किया है तो उसे भी क्या दफा 302 के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। यानी कि इसके लेवल पर ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी ने मर्डर किया है तो उसको भाई क्या करो, उसको 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का दंड दे दो, और बेचारा बुधई जो क्या है वित्तीय रूप से कमजोर है तो उसे फांसी की सजा दे दो। तो ऐसे प्रोविजन से क्या है, राज्य हमें मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमने कहा कि यह व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को लेकर भी क्या महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जो गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, जिसमें न सिर्फ भौतिक बल्कि आपके नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। यानी कि राज्य वो क्या करेगा, पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएगा, पर्याप्त स्पेस उपलब्ध करवाएगा जहां से व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता क्या सुरक्षित रह सके। तो ये क्या है, हमने कहा कि यह प्रस्तावना का महत्व है। और हमने प्रस्तावना के महत्व को संक्षेप में अगर देखें तो हमने कहा कि यह विधि के शासन की स्थापना की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। यह अल्पसंख्यकों के और वंचितों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उसे पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने की बात करता है। यह व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को आधार प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो राज्य के मनमानेपन से, राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो हमने कहा कि अगर इसको देखिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती। और साथ ही साथ हमने कहा कि राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जो देश की एकता और अखंडता से जाके जुड़ता है, उसको स्थापित करने में और प्रस्तावना में जो वर्णित उद्देश्य हैं, जिसमें राजनीतिक न्याय की बातें हैं, जिसमें स्वतंत्रता की बातें हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बातें हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बातें हैं, इस सभी जो उद्देश्य हैं उसको क्रियान्वित करने में भी मौलिक अधिकार का महत्व बढ़ जाता है। तो ये क्या थे, मौलिक अधिकार का महत्व। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई? बोलिए। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो और कुछ पूछना है यहाँ तक किन्हीं को? कोई कंफ्यूजन है? तो बात वो आर्टिकल 21 की जो न्यायिक व्याख्या है
उसके संदर्भ में बातें करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न न्यायिक निर्णय हैं मौलिक अधिकार को लेकर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सेडिशन लॉ का मामला है, आईपीसी की सेक्शन 124A को लेकर जो मामला है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी बातें हैं, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करते हुए मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उस पर को समाप्त करेंगे। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? जी सर, अभी वो दिया है ना सर, गरिमापूर्ण मरने का अधिकार। अच्छा, और गरिमापूर्ण मरने का अधिकार दिया है कब अप्लाई विशेष परिस्थितियों में सर, वो कब अप्लाई कर रहे हैं नीरज? रिजल्ट आने के बाद सर, ये स्थिति रहेगा तो पहले भी हो सकता है। अपना वसीयत कब बना रहे हैं आप? सर वसीयत के नाम पे किताब कॉपी बचा है बस, 2 किडनी है सर। नहीं, मृत्यु जब आपको गरिमापूर्ण मृत्यु बचाना, जब लेना प्राप्त करना है आपको, तो उसके लिए वसीयत बनाना पड़ेगा ना। तो वसीयत बनाइएगा तभी तो आपको उसमें सर वो विशेष परिस्थिति में दिया है सर, वसीयत बनाना विशेष परिस्थिति में दिया है सर। तो विशेष परिस्थिति में दिया है तो उसके लिए वसीयत बनाना पड़ेगा ना आपको, कि अगर मैं इन असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाता हूँ तो ऐसी परिस्थिति में अगर मेरे जीवन की संभावना नहीं है तो मुझे गरिमापूर्ण मृत्यु दिया जाए। तो वो विशेष परिस्थितियां तो हैं ही, तो उसके लिए पहले से ही आपको प्रोविजन करना होगा ना, कि आप जब चला जाइएगा, कोमा में चले जाइएगा, जो सर कोमा में है सर, तब तो कैसे पता चलेगा सर कि हम कोमा में जाने वाले? तो इसीलिए तो कह रहे थे, इसीलिए तो कहने की वसीयत बनाना पड़ेगा आपको। पहले से ही वसीयत इसलिए तो बनवाया जाता है ना, कि आपकी स्वीकारोक्ति पहले ले ली जाती है। ठीक है जी सर। और कुछ पूछना है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? नहीं है ना, कि है? बातें स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही है? अभी भी मौका है। अगर कुछ लगता है कि यहाँ पे चीजें अस्पष्ट है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वहां पे आप अपनी आशंकाओं का समाधान कर सकते हैं। जब तक सर होमवर्क अच्छे से नहीं होगा तो क्वेश्चन राइज हो ही नहीं सकता है सर। ठीक है, चलिए तो सेशन को एंड करें। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चीजें क्लियर हो रही है? गुड नाइट सर। चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को?